बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 32 ऑफ पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2021 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल के हवाले से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम का आगाज किया था। पिछले लेक्चर में आपको सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया था कि ब्लड और उसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके रोल्स क्या होते हैं, और उसके हवाले से जो डिफरेंट एमसीक्यूज पॉसिबल थे वो आपको बताए थे। आज के लेक्चर में हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए टॉपिक्स को शामिल करेंगे, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा हम पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2021 का सिलेबस रिव्यू कर लें कि उसमें लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स के हवाले से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के जिन टॉपिक्स को कवर करने के लिए एडवाइस किया गया वो क्या क्या हैं और उसमें हमने मजीद क्या कुछ कवर करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये पीएमसी नेशनल एमडीकेट 2021 के सिलेबस के कंटेंट्स, उसमें यूनिट नंबर 9 है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट के टॉपिक्स को शामिल किया हुआ है। और आप जानते हैं कि हम प्लांट्स के सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एनिमल्स के टॉपिक्स में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को भी कवर किया था। तो अगरचे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के हवाले से यहाँ पर जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो है लिस्ट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट और डिफाइन द फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, और फिर लिस्ट द डिफरेंसेस एंड फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। अब यहाँ पर देखिए ब्लड का जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने ब्लड भी जरूर कवर करना है, और वो गुज़िश्ता लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के हवाले से इनको कवर करेंगे। हमारे आज के लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन चीज़ों को हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करना है, उसमें सबसे पहले हमारी बात होगी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट के हवाले से, और फिर कार्डियक साइकिल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा और इसके डिफरेंट फेजेस आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि हार्ट बीट का कंट्रोल कैसे कर मुमकिन होता है, यानी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट यहाँ पर हमने कवर करना है। अगरचे पीएमसी ने अपने सिलेबस कंटेंट्स के अंदर कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट या कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का जिक्र नहीं किया, लेकिन कार्डियक साइकिल का जिक्र किया। तो कार्डियक साइकिल को समझने के लिए कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट यानी कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस वजह से आपने इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, ठीक है। ये अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि हमने ये टॉपिक भी कवर करना है, ये भी यूं समझ लें कि इंक्लूडेड है। और फिर इसके साथ हम टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स का जिक्र करेंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का, और लिम्फेटिक सिस्टम, एट द एंड लिम्फेटिक सिस्टम की भी बात की जाएगी। जी, तो आज के लेक्चर में इन तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम लेक्चर के अख्ताम तक कवर करने के काबिल हो चुके होंगे, और इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, उनको भी अपने डिस्कशन में शामिल करेंगे। और इन टॉपिक्स के हवाले से जो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल असाइनमेंट्स हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो काइंडली आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आपको ये लेक्चर स्लाइड्स और इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज इन टॉपिक्स से रेलिवेंट हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आइए हम लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। जी, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट के हवाले से सबसे पहले हमने बात करनी है लोकेशन, कि हार्ट बेसिकली कहाँ लोकेटेड है। देखिए, हार्ट की लोकेशन के हवाले से हम यहाँ पर एक टर्म ऐड कर रहे हैं। बास बुक्स के अंदर आपको ये टर्म मिलती है, जैसे आपको फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर ये टर्म मिलेगी, और इसी तरह से केपीके में ये टर्म यूज़ हुई है, लेकिन पंजाब या सिंध की बुक्स के अंदर ये टर्म आपको नहीं मिलती। लेकिन आपने ये याद रखना है, हार्ट की जब आप लोकेशन बता रहे हो तो आपने ये टर्म ज़रूर माइंड में रखनी है। हार्ट कहाँ पर पाया जाता है? हार्ट इज़ फाउंड इन द मीडियास्टीनम। मीडियास्टीनम क्या चीज़ है? मीडियास्टीनम इज बेसिकली द स्पेस बिटवीन द लंग्स। आप देख रहे हैं, ये लंग्स आपको दिखाएं, लंग्स की लोब्स को ये क्लिप्स की मदद से ऊपर उठा के दिखाया, और इन दोनों लंग्स के दरमियान यहाँ पर थोरेसिक कैविटी के अंदर स्पेस नजर आ रही है जहां पर हार्ट मौजूद है।
तो हार्ट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द मीडियस्टीनम। तो हार्ट की लोकेशन के हवाले से अक्सर एमसीक्यूज बनते होते हैं, उसमें आपने मीडियस्टीनम का ऑप्शन पिक करना है, या अगर ये मीडियस्टीनम का ऑप्शन ना हो तो इसके अल्टरनेटिव के तौर पर आप थोरेसिक कैविटी का ऑप्शन पिक कर सकते हैं। थोरेसिक कैविटी किसे कहते हैं? थोरेसिक कैविटी इज द चेस्ट कैविटी। मीडियस्टीनम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी, लिहाजा मीडियस्टीनम मोर स्पेसिफिक आंसर है। अगर दोनों ऑप्शंस गिवन है तो आपने मीडियस्टीनम को प्रेफर करना है, और अगर ये मीडियस्टीनम का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप हार्ट की लोकेशन के लिए थोरेसिक कैविटी को अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट के अलावा और कौन से ऑर्गन हैं, तो आपने ये लंग्स को भी याद रखना है, ये भी दरअसल थोरेसिक कैविटी के अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन मीडियस्टीनम में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो उसमें सिर्फ आपने हार्ट को ही पिक करना, उसमें आपने लंग्स को इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ अक्सर गलती हो जाती है जब मीडियस्टीनम और थोरेसिक कैविटी को एक दूसरे के साथ पैरेलल बताया जा रहा होता है कि भाई हार्ट के लिए आपने मीडियस्टीनम या थोरेसिक कैविटी दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो फिर आप मीडियस्टीनम को करें, या फिर अगर मीडियस्टीनम का ऑप्शन ना हो तो थोरेसिक कैविटी को कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द मीडियस्टीनम, तो उसमें वो हार्ट और लंग दोनों को शुमार कर लेते हैं, यहाँ पर गलती हो जाती है। तो यहाँ पर आपने केयरफुल रहना है। अच्छा, तो हार्ट की लोकेशन आपने ना सिर्फ ये बतानी है कि ये मीडियस्टीनम में पाया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ हम हार्ट की लोकेशन में मजीद कुछ पॉइंट्स को भी ऐड करेंगे। याद रखिए कि हार्ट की ओवरऑल अगर शेप की बात की जाए ना, मैं लोकेशन को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन पहले जरा आप इसकी शेप को भी याद रख लें। हार्ट की शेप जब भी आपसे पूछी जाए कि ये किस तरह का है, कॉनिकल है, स्फेरिकल है, ओवल है, तो आपने कॉनिकल ऑप्शन को पिक करना है। हार्ट की शेप कैसी है? कॉनिकल, यानी कोन शेप्ड है। कॉनिकल का मतलब है कोन शेप। और कोन शेप कैसी होती है? कोन शेप ये इस तरह से होगी, उसमें आप देख रहे हैं कोन में एक एंड इसका कोन का थोड़ा सा ब्रॉड होता है और दूसरा एंड नैरो होता है। आप देख रहे हैं हार्ट में भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसी ही शेप दिखाई दे रही है। तो ये जो ब्रॉड एंड होता है ना किसी भी कोन का, कॉनिकल शेप में एक एंड ब्रॉड है और दूसरा नैरो, तो ब्रॉड एंड हमेशा बेस कहलाता है। द ब्रॉड एंड इज कॉल्ड बेस ऑफ द कोन। इसी तरह से आपको हार्ट के अंदर भी ये जो ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉड एंड नजर आ रहा है, ये हार्ट की बेस है। दिस इज बेस ऑफ द हार्ट। और ये जो बेस ऑफ द हार्ट है, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस क्या चीज है? देखो यहां पर हम ऐड कर देते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये दरअसल सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस वाले पॉइंट पर मौजूद है। सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, ये इंटरकोस्टल स्पेस क्या है? इंटरकोस्टल मसल्स आपने पढ़े होंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर। इंटरकोस्टल मसल्स आर द मसल्स बिटवीन द रिब्स। तो रिब्स चूंकि टोटल 12 पेयर्स होते हैं ना, तो ऊपर से अगर हम काउंट करें फर्स्ट और सेकंड रिब, तो ये इस तरह से, फिर सेकंड और थर्ड रिब, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड रिब होगी उसमें जो स्पेस नजर आ रही है जहां इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होंगे उसको कहा जाएगा फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। इसमें सेकंड और थर्ड के दरमियान जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उस स्पेस को सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाएगा। तो दरअसल ये बेस ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट एट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। जबकि दूसरी तरफ हार्ट का जो दूसरा एंड है जो कि नैरो एंड है, इस नैरो एंड को एपेक्स कहा जाता है। एपेक्स, तो एपेक्स ऑफ द हार्ट ये नीचे नजर आ रही है आपको, दिस इज एक्चुअली द एपेक्स ऑफ द हार्ट। और ये एपेक्स ऑफ द हार्ट ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस वाले पॉइंट पर मौजूद है। ये किस जगह पर मौजूद है? इट इज प्रेजेंट एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये आपने दोनों पॉइंट्स याद रखने। एपेक्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर मौजूद है, जबकि बेस ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट एट द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। इसका मतलब है कि हार्ट ने इस मीडियस्टीनम का कितना हिस्सा ऑक्यूपाई किया हुआ है? तो हार्ट एक्चुअली ऑक्यूपाइज द मीडियस्टीनम बिटवीन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये आपने इसका एरिया याद रखना है कि जिस एरिया को इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अच्छा, फिर आप देखिए कि हार्ट की ये जो लोकेशन अभी हम बता रहे हैं इसमें मजीद कुछ चीज़ों को इजाफा करेंगे।
ये हमारे बॉडी में जो सेंट्रल लाइन होती है इसको कहते हैं मिड लाइन, ठीक है, या मीडियन लाइन भी इसे कहा जाता है। तो इस मीडियन लाइन से अगर आप बिल्कुल राइट एंगल पर एक और लाइन इस तरह से ड्रॉ करें इस जगह पर, तो ये जो लाइन कहलाएगी इसको कहते हैं स्टर्नल एक्सेस। ये स्टर्नल एक्सेस है, स्टर्नल एक्सेस। स्टर्नल एक्सेस का मतलब है कि ये इस जगह पर ये स्टर्नम आके एंड हो रहा होता है ना, तो स्टर्नल एक्सेस ये बिल्कुल उसके एंड पर इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो स्टर्नल एक्सेस दरअसल ये इस मीडियन एक्सेस के बिल्कुल राइट एंगल पर मौजूद है। दिस इज मीडियन एक्सेस। अच्छा, अब देखो ये जो हार्ट है ये किस तरह से प्लेस्ड है। अगर आपसे इसकी प्लेसमेंट पूछी जाए, इसकी पोजीशन पूछी जाए, तो पोजीशन के हवाले से ये टर्म्स आपने याद रखनी है कि इसकी अगर पोजीशन आपसे पूछी जाती है कि ये वर्टिकली पोजीशनड है हार्ट हमारे मीडियास्टिनम के अंदर, या ये हॉरिजॉन्टली पोजीशनड है, या ऑब्लिकली पोजीशनड है, तो आप देखिए कि आपको ये किस तरह की पोजीशन नजर आ रही है, ऑब्लिक पोजीशन नजर आ रही है। और ऑब्लिक भी कैसी, ये देखो ये इस तरह से अगर हम ये ड्रॉ करें तो ये ऑब्लिक पोजीशन बनती है। ये फॉरवर्ड ऑब्लिक है या रिवर्स ऑब्लिक है। अब देखिए ऑब्लिक दो तरह की होती हैं। अगर आप कोई कीबोर्ड देखें, अपने मोबाइल का कीबोर्ड देख लें, या फिर इसी तरह से आप किसी भी कंप्यूटर का कीबोर्ड देखें, तो वहाँ पर आपको ये स्लैश या फिर ऑब्लिक मिल जाएगी। तो स्लैश या ऑब्लिक अगर ये इस डायरेक्शन में हो तो इसको फॉरवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड ऑब्लिक कहा जाता है, और अगर ये स्लैश या ऑब्लिक इस डायरेक्शन में हो तो इसको रिवर्स ऑब्लिक या रिवर्स स्लैश कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये रिवर्स ऑब्लिक पोजीशन में मौजूद है, यानी इसकी एपेक्स थोड़ी सी लेफ्ट साइड पर मौजूद होगी। कितनी लेफ्ट साइड पर मौजूद होगी, अगर हम इस मीडियन लाइन से इसको कैलकुलेट करें तो ये कैलकुलेशन भी बुक के अंदर दी हुई है, आपने याद रखना है कि एपेक्स ऑफ द हार्ट इज 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन ऑफ द बॉडी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने ये सारा एरिया, जिस एरिया के अंदर हार्ट लोकेटेड है, इसको आइडेंटिफाई करना है, और इसके हवाले से ये जितनी भी बातें आपको बताई इनको माइंड में रखिए। इनके ऊपर कई एक एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। ये वाली सारी बातें आपको फेडरल बोर्ड वाली बुक के अंदर काफ़ी हद तक मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलेबोरेट कर दिया है हर एक बात को समझाने के लिए। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को माइंड में रखिए कि इनके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो इंशाल्लाह आपसे बच के नहीं जाएगा। यहाँ पर देखो थोड़ी सी जो बात अजनबी लग रही होती है वो ये कि एपेक्स किसी भी चीज़ की अमूमन टिप को कहा जाता है, और टिप हमेशा ऊपर की जानिब होती है, और बेस किसी भी चीज़ के बॉटम पार्ट को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा हिसाब है। यहाँ पर जो हार्ट की बेस होगी वो ऊपर की तरफ होगी और एपेक्स इसकी नीचे की तरफ होगी। तो ये बेस ऑफ द हार्ट और एपेक्स ऑफ द हार्ट, इनकी लोकेशन, इनकी पोजीशन भी आपने याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने हार्ट की लोकेशन और पोजीशन और शेप को एक्सप्लेन करना है। अब आप देखिए कि हार्ट जो कि लंग्स के दरमियान मीडियास्टिनम में मौजूद है, यहाँ पर इसके गिर्द एक कवरिंग मौजूद है। इस कवरिंग को कहते हैं, दिस इज outer covering of the heart. This outer covering is known as pericardium. This outer covering is called pericardium. ये देखें ये pericardium, it encloses the heart. Actually this pericardium consists of 2 layers. यहाँ पर pericardium को हम फर्दर अगर एक्सप्लेन करें तो pericardium ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। pericardium consists of 2 parts. एक इसका आउटर पार्ट होगा, जो आउटर पार्ट होता है इसका, ये एक इन इलास्टिक फिब्रस टिश्यू पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ एन इन इलास्टिक फिब्रस टिश्यू। एक ऐसा फिब्रस टिश्यू है ये जो इन इलास्टिक इन नेचर है, इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है, यानी टफ है ये। तो आउटर पार्ट इज एन इन इलास्टिक फिब्रस टिश्यू, और इसके मुकाबले में जो इनर पार्ट है, दूसरा पार्ट कहलाएगा इनर पार्ट। इनर पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। इनर पार्ट के अंदर 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, और इन मेम्ब्रेन्स में भी एक आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। तो इस तरह से आप देखिए कि इनर पार्ट में फर्दर 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एक्चुअली प्रेजेंट
जस्ट बिसाइड द आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम, यानी ये जो इनइलास्टिक फिब्रस टिश्यू था ना, उसके साथ साथ ही आउटर मेम्ब्रेन उसको लाइन कर रही होती है, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनर मेम्ब्रेन आपको बताया है, इनर मेम्ब्रेन ये दरअसल हार्ट की सरफेस के साथ चिपकी हुई होती है। इस तरह से आप देखिए कि हार्ट के गिर्द ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जो कि पेरिकार्डियम के इनर पार्ट का हिस्सा है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक छोटी सी कैविटी बन रही है। दिस कैविटी इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। इस कैविटी को क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी। अब ये जो पेरिकार्डियल कैविटी फॉर्म हुई है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द इनर पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम, इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर ये मेम्ब्रेन्स के थ्रू एक फ्लूइड सीक्रेट हो रहा होता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड इसे कहा जाएगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड बेसिकली ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, क्योंकि जब हार्ट बीट कर रहा होता है तो बीटिंग के दौरान किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन पैदा ना हो सके, उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का काम दरअसल पेरिकार्डियल फ्लूइड का है। और दूसरी तरफ जो आप आउटर इनइलास्टिक पार्ट देख रहे थे, आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम विच कंसिस्ट ऑफ इनइलास्टिक फिब्रस टिश्यू, दरअसल ये इनइलास्टिक फिब्रस टिश्यू ओवर एक्सपेंशन ऑफ हार्ट को प्रिवेंट करता है। कभी आपने देखा होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते तो हार्ट इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये सीने से बाहर आ जाएगा। तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि हार्ट के गिर्द ये जो पेरिकार्डियम का आउटर पार्ट आपको मैंने बताया, आउटर पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ इनइलास्टिक फिब्रस टिश्यू, तो इस इनइलास्टिक फिब्रस टिश्यू की वजह से हार्ट ऑलवेज रिमेन्स इन द मीडियस्टीनम, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये आपने हार्ट के हवाले से उसकी लोकेशन, शेप, पोजीशन और आउटर कवरिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। इनके हवाले से कई एक MCQs यहाँ पे बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर आप रिव्यू करें तो एक्सटर्नली हार्ट में जो चीज़ें आपको प्रोमिनेंटली नज़र आएंगी वो क्या हैं? जैसे हार्ट के जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं, बाहर की तरफ से अगर देखा जाए तो उन चैम्बर्स के दरमियान दरारें सी या ग्रूव्स बने हुए दिखाई देते हैं। इन ग्रूव्स को कहते हैं सल्कस। ये ग्रूव्स बने हुए दिखाई देंगे। दीज ग्रूव्स आर कॉल्ड सल्कस। सल्कस सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल होता है सल्काए। तो इस तरह से ये जहां जहां पर चैम्बर की बाउंड्री बन रही होगी वहां पर ये ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, बट नॉर्मली ग्रूव्स नजर नहीं आ रहे होते हैं। वजह यह है कि दीज ग्रूव्स आर फिल्ड बाय लिपिड मटेरियल। ये आप देख रहे हैं, ये लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, ये बेसिकली दीज आर फैट्स जो कि इन ग्रूव्स को, इन सल्काए को, प्लूरल वर्ड होता है सल्काए, इन सल्काए को ये फिल कर रहा है। तो ये इस तरह से फैट्स की डेपोजिशन की वजह से नॉर्मली ये ग्रूव्स, ये सल्काए नजर नहीं आ रहे होते एक्सटर्नली जब आप हार्ट को व्यू कर रहे हो। बहरहाल अगर किसी हार्ट में से ये जो फिब्रस, ये फैटी टिश्यू है, इसको रिमूव किया जाए तो आप ये ग्रूव इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। तो एक्सटर्नली आप ये हार्ट का इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके देखें हार्ट का, तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में जो चीज़ें प्रोमिनेंट हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमने हार्ट की वॉल का स्ट्रक्चर कवर करना है। देखो, वॉल ऑफ द हार्ट बेसिकली 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। एक को कहते हैं एपिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम और तीसरी एंडोकार्डियम। तीनों की कंपोजिशन आपने अलग अलग याद रखनी है, इनके ऊपर MCQs बनेंगे। जैसे एपिकार्डियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, और जबकि मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर है और ये थिकेस्ट लेयर होती है हार्ट वॉल में, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसी मायोकार्डियम का होगा। और इस मायोकार्डियम के अंदर खास किस्म के मसल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड कार्डियक मसल। और याद रखिए कि ये कार्डियक मसल सिवाय इस हार्ट के किसी और जगह पर मौजूद नहीं है, ये इनकी स्पेशलिटी है। कार्डियक मसल में जो आपको फाइबर्स दिखाई देंगे, कार्डियक मसल के सेल्स को दरअसल कार्डियक मसल फाइबर्स कहा जाता है। दीज कार्डियक मसल सेल्स आर ब्रांच सेल्स। आपने मसल वाले चैप्टर के अंदर मसल्स की 3 टाइप्स पढ़ी होंगी। वन ऑफ देम आर कार्डियक मसल्स, दे कंसिस्ट ऑफ ब्रांच सेल्स।
और इन ब्रांच सेल्स के एक दूसरे के साथ यूं इम्बेड होने की वजह से, ये एक दूसरे के साथ फंसे हुए होते हैं ये ब्रांच सेल्स, उसकी वजह से ये एक टफ किस्म का कार्डियक मसल कॉन्स्टिट्यूट होता है। इन ब्रांच सेल्स के ऊपर बेंडिंग पैटर्न दिखाई देता है, लेकिन अभी आप आगे जो मसल्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ कार्डियक मसल के सेल्स के ऊपर जो बेंडिंग पैटर्न है वो इर्रेगुलर बेंडिंग पैटर्न है। इर्रेगुलर पैटर्न की वजह से आप इसको इर्रेगुलरली स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल के तौर पर कंसिडर करेंगे। इर्रेगुलरली स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड, स्ट्राइएशंस या स्ट्रिप्स दरअसल इन लाइट और डार्क बैंड्स को कहा जा रहा है जो कि हार्ट सेल्स के सरफेस के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा आप देखिए कि ये जो हार्ट मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, चूंकि इनका कंट्रोल इनवॉलंटरी होता है, ये हमारी कॉन्शियस कंट्रोल के जरिए कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करते हैं, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल रखते हैं, तो इस वजह से इन मसल्स को आप इनवॉलंटरी स्ट्राइएटेड मसल्स कंसिडर कर सकते हैं। इनवॉलंटरी इरेगुलरली स्ट्राइएटेड ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, इनवॉलंटरी इरेगुलरली स्ट्राइएटेड मसल्स, ये कार्डियक मसल्स की डेफिनेशन होगी। अच्छा, यहाँ पर देखो एक और पॉइंट आपने अभी आगे चलकर कवर करना है कि हमारे ये जो हार्ट के मसल्स होते हैं इनवॉलंटरी तो होते हैं, यानी कॉन्शियस कंट्रोल के जरिए इनकी कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं हो सकती, लेकिन इस इनवॉलंटरी कंट्रोल में भी आपने याद रखना है कि ये मायोजेनिक इन नेचर होते हैं। दे आर एक्चुअली मायोजेनिक। अभी आगे चलकर हम इस टर्म को एक्सप्लेन करेंगे मायोजेनिक का असल मतलब क्या है। मायोजेनिक को आप टेम्परेली ये याद रख लीजिए कि मायोजेनिक का मतलब है कि हार्ट मसल्स आर सेल्फ डिपेंडेंट, दे डू नॉट रिलाई अपॉन द इम्पल्सेस कंडक्टेड बाय द ब्रेन, यानी ये ब्रेन के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। ये हार्ट के जो मसल्स होते हैं अपने अंदर से ही ये एक्साइटेशन प्रोड्यूस करते हैं और उसी एक्साइटेशन की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो इस एबिलिटी की वजह से कि इनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है या इनकी जो रिदमिसिटी है वो इंटरनल रिदमिसिटी है, इस वजह से इनको मायोजेनिक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो बहरहाल आपने ये मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर थी उसकी ये कंपोजिशन याद रखनी है। उसके बाद फिर ये एंडोकार्डियम जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, दिस इनर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ एक्चुअली एंडोथेलियम। एंडोथेलियम बहुत ही थिन सिंगल सेल थिकन्ड लेयर होती है सेल्स की। सो दिस इज एक्चुअली द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। तो हार्ट वॉल अंडरस्टैंड करने के बाद यहां पर अब हम आगे हार्ट के चैम्बर्स की बात करेंगे। देखो आप वर्टिकल सेक्शन में देख सकते हैं कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 चैम्बर्स। उसमें देखिए 2 तरह के ये चैम्बर्स हैं। इन 4 चैम्बर्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर वर्ड है एट्रियम, और चूंकि राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर ये एट्रिया प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह से ये लेफ्ट और राइट एट्रियम। और फिर इसी तरह से वेंट्रिकल उसके बाद सेकंड जो चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा गया है, और वेंट्रिकल्स भी लेफ्ट और राइट पर प्रेजेंट होंगे। अगर एट्रिया और वेंट्रिकल को डिफरेंशिएट करना हो, जो सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस होगा, वैसे तो और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो प्रोमिनेंट डिफरेंस है वो इनकी फंक्शन के लिहाज से, जैसे एट्रिया आर जनरली डिफाइंड एज ब्लड कलेक्टिंग चैम्बर्स, यानी जब हार्ट के अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड इज कलेक्टेड इनटू द एट्रिया। वेंट्रिकल डू नॉट रिसीव ब्लड डायरेक्टली, कभी भी हार्ट के बाहर से ब्लड जब आए तो डायरेक्टली वो वेंट्रिकल में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बात याद रखनी है कि हमेशा ब्लड बाहर से जब हार्ट के अंदर आता है तो वो एट्रिया में रिसीव होता है, तो एट्रिया देयरफॉर कॉल्ड एज ब्लड कलेक्टिंग चैम्बर। और उसके बाद फिर जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से आप देख रहे हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान यहां पर ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इनको क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। तो ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर्स यहां पर मौजूद हैं बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये अपर्चर्स वेल्व्स के जरिए गार्डेड होते हैं। तो वो वेल्व ओपन हो जाता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और एट्रिया का ब्लड निकलकर वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाता है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स को
फिर ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर का स्टेटस क्यों मिला, क्योंकि जो ब्लड अब वेंट्रिकल्स में आ चुका, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड हार्ट से निकलकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ पंप हो जाएगा, तो इस वजह से वेंट्रिकल को ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स के तौर पर याद किया जाएगा। और एट्रिया क्या थे, दीज आर ब्लड कलेक्टिंग चैम्बर। हालांकि इनमें अगर हम और फर्क देखें तो आपको एट्रिया बहुत ज्यादा थिन वॉल्ड चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, जबकि वेंट्रिकल्स हाईली थिक वॉल्ड चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। उसमें भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये राइट वेंट्रिकल की वॉल से इसकी वॉल 3 टाइम्स थिकेंड होती है, 3 टाइम्स। तो ये आप जो डिफरेंस मुलाहिजा कर रहे हैं एट्रिया और वेंट्रिकल में, कि इनकी वॉल की थिकनेस में भी फर्क है, इनके साइज में भी फर्क है, और साथ साथ इनका जो फंक्शन था वो भी डिफर कर रहा है। तो विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफरेंस या मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिफाइन द एट्रिया, तो हम ये थिन वॉल्ड चैम्बर कहें, इसके मुकाबले में अगर हम कहें कि दीज आर ब्लड कलेक्टिंग चैम्बर, तो ये ज्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन होगी अबाउट एट्रिया। ठीक है, इसी तरह से वेंट्रिकल्स को आप थिक वॉल्ड चैम्बर्स कहने के बजाय आप ब्लड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर कहेंगे, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक डेफिनेशन मानी जाएगी। तो एट्रिया और वेंट्रिकल ये दो तरह के आपने चैम्बर्स ऑब्जर्व किए। दोनों एट्रिया, राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में एक वॉल प्रेजेंट होती है नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम, एंड सिमिलरली अ वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स विच इज नोन एज वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। तो वेंट्रिकुलर सेप्टम और एट्रियल सेप्टम ये किस जगह पर लोकेट करते हैं, ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो जी इस तरह से हार्ट चैम्बर्स पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे हार्ट वेल्व्स की। हार्ट के अंदर जो वेल्व्स पाए जाते हैं वो किस किस्म के हैं। टोटल 4 वेल्व्स हार्ट के अंदर मौजूद हैं। उन 4 वेल्व में से 2 वेल्व सेमिल्यूनर वेल्व्स कहलाते हैं और 2 वेल्व्स को एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कहा जाता है। फर्क क्या है सेमिल्यूनर और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स में? जैसे आप देख रहे हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एक तो देखो इनकी लोकेशन की वजह से इनके दरमियान हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कहां पर मौजूद हैं। दे आर प्रेजेंट एट या दे आर प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड द वेंट्रिकल। और सेमिल्यूनर वेल्व्स कहां पर मौजूद हैं? एक्चुअली दे आर फाउंड एट द बेस ऑफ aorta एज वेल एज एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक। वहां सेमिल्यूनर वेल्व्स मौजूद हैं। तो सेमिल्यूनर वेल्व्स ये हार्ट के वेल्व्स हैं। अगरचे वेन के अंदर अपने वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो वेन के वेल्व्स अलग कंसिडर किए जाएंगे। दी सेमिल्यूनर वेल्व्स आर एक्चुअली द हार्ट वेल्व्स। तो टोटल 4 वेल्व्स हो गए। अब इन 4 वेल्व्स में से सेमिल्यूनर वेल्व में से एक जो सेमिल्यूनर वेल्व है aorta की बेस में मौजूद है, इसको aortic सेमिल्यूनर वेल्व कहा जाएगा। दूसरा वेल्व पल्मोनरी ट्रंक की बेस में मौजूद है, इसको पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व कहा जाएगा। और जबकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होगा और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होगा। बात को यहां से ना एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आपसे इन वेल्व की लोकेशन पूछी जाएगी, तो ये केयरफुल रहना है कि लेफ्ट एट्रियम ये जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है इसकी लोकेशन क्या है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व की लोकेशन क्या है, और इस तरह aortic सेमिल्यूनर वेल्व और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व किस जगह पर लोकेटेड है। दूसरा, आपको इन वेल्व्स के स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए इनका कैसा है, आप देख रहे हैं यहां इस डायग्राम के अंदर ये इस वेल्व को इस तरह मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। तो मैग्नीफाई किया है तो वेल्व के अंदर आपको ये फ्लैप्स नजर आ रहे हैं जो मेम्ब्रेनस फ्लैप्स होते हैं। बेसिकली दीज मेम्ब्रेनस फ्लैप्स आर आल्सो कॉल्ड कस्प्स। तो ये अगर ये इस वेल्व के अंदर 3 कस्प मौजूद हों तो ऐसे वेल्व को कहा जाएगा ट्राइकस्पिड। और अगर ये इस तरह से 2 फ्लैप्स मौजूद हों एक वेल्व के अंदर तो ऐसे वेल्व को कहा जाएगा बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स, ये 2 टर्म्स हम यहां पर यूज करेंगे। तो इसमें आपने ये याद रखना है, जैसे आपको अभी मैंने शो किया था कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व 2 तरह के वेल्व्स हैं। उनमें से जो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है, दिस इज द ओनली बाइकस्पिड वेल्व इन ह्यूमन हार्ट। इस बाइकस्पिड वेल्व को मिट्रल वेल्व भी कहा जाता है। ये टर्म भी याद रखिए कि द बाइकस्पिड वेल्व इज आल्सो नोन एज मिट्रल वेल्व। ऑन द अदर हैंड सेमिल्यूनर वेल्व्स जो कि
अयोर्टा की बेस में मौजूद हैं या पल्मोनरी ट्रंक की बेस में मौजूद हैं, दोनों दरअसल ट्राइकस्पिड हैं। इवन जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, दिस इज आल्सो ट्राइकस्पिड वाल्व। ओनली द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज द बाइकस्पिड। सो यहां पर ये सवाल बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज बाइकस्पिड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज ट्राइकस्पिड, और इन वाल्व्स की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। इस हवाले से इनको याद रखिए। अच्छा, अब हार्ट चैम्बर्स भी हो गए, हार्ट के वाल्व्स भी हो गए। इस हवाले से अब आप देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द ग्राफ शोज द प्रेशर चेंजेस इन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हाइल द हार्ट इज बीटिंग। हार्ट बीट कर रहा है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर को यहां पे शो किया ग्राफ की मदद से। व्हेन डज द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की क्लोजिंग यहां पर पूछी गई है। अच्छा, क्लोजिंग जानने से पहले हम यहां पर थोड़ा सा एक और डिस्कशन कर लें। अभी जैसे हमने ये कहा कि ये दोनों एट्रिया जो कि थिन वॉल्ड चैम्बर्स हैं, दे रिसीव ब्लड एंड अपॉन रिसीविंग ब्लड दे बिगिन टू एक्सपैंड। ठीक है, ये ऐसे सा ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रहे होते हैं। तो जब ये ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं, जब ये एक्सपैंड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये यहाँ पर सेमिलुनर वाल्व इस जगह पर प्रेजेंट है। ये लोकेशन इसकी ऐसे करके होगी, दिस इज एक्चुअली द सेमिलुनर वाल्व। तो ये सेमिलुनर वाल्व से ये ब्लड इस तरफ तो आ रहा है एट्रियम के अंदर, वापस यहां से नहीं जा सकेगा। ठीक है, इसी तरह से सेमिलुनर वाल्व्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द वेन्स विच आर अटैच टू द लेफ्ट एट्रियम। देखो कौन सी वेन्स हैं जो लेफ्ट एट्रियम के साथ कनेक्टेड हैं, वो हैं लेफ्ट पल्मोनरी वेन। तो लेफ्ट पल्मोनरी वेन और दूसरी तरफ ये राइट पल्मोनरी वेन, ये दोनों ही दरअसल लेफ्ट एट्रियम के साथ कनेक्ट हो रही हैं। एक ये पीछे की तरफ से जाकर यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट होगी और एक ये साइड से आपको कनेक्ट होती हुई नजर आ रही है। तो दोनों जो वेन्स हैं ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर एम्प्टी होती हैं। लेफ्ट एट्रियम भी थिन वॉल होने की वजह से ये एक्सपैंड करता जाता है। ठीक है, तो बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर थिन वॉल्ड चैम्बर्स एंड अपॉन रिसीविंग ब्लड दे बिगिन टू एक्सपैंड। और जब ये एक्सपैंड कर रहे होंगे तो उस वक्त आप ये याद रखिए कि एट द टाइम ऑफ देयर एक्सपेंशन यहां से ब्लड अंदर दाखिल हो रहा था। तो ना सिर्फ यहां से ब्लड अंदर आ रहा था यहाँ एट्रिया के अंदर, बल्कि उस वक्त ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर होता है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ये अपर्चर भी आपने अभी जैसे देखा कि यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स मौजूद होते हैं, वो वाल्व खुले हुए होते हैं और इनसे ब्लड गुजर कर ये अंदर की जानिब आ रहा होता है। इस तरह से यहां से लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर दाखिल हो रहा होगा। लेकिन अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं ये क्लोज कब होते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स उस वक्त क्लोज होंगे जब दोनों वेंट्रिकल ब्लड रिसीव कर चुके होते हैं। तो ऐसी सूरत में अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। देखो मैंने पहले कहा कि यहाँ पर दोनों एट्रिया ब्लड रिसीव करके एक्सपैंड करेंगे। जब ये एक्सपैंड कर रहे होंगे तो उस वक्त एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन होंगे। जब ये कंप्लीटली एक्सपैंड कर चुके होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से अब ये जो इन वेन्स की बेस के अंदर सेमिलुनर वाल्व्स लगे हुए थे, दी सेमिलुनर वाल्व्स विल बी क्लोज्ड, ताकि ब्लड वापस इन वेन्स के अंदर ना जा पाए, बल्कि इन एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड नीचे वेंट्रिकल की तरफ आ सके। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो कि एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड हमेशा वेंट्रिकल में ही क्यों जाता है, ये वापस वेन्स में क्यों नहीं चला जाता जिनके थ्रू ये कलेक्ट हुआ था। तो वेन्स के अंदर ये जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो दरअसल वापस ब्लड की रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट करते हैं। यहां पर ये टर्म हम यूज कर रहे हैं रीगर्जिटेशन, तो ये आपने याद रखना है। रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है? रीगर्जिटेशन का मतलब है बैक फ्लश ऑफ द ब्लड। ब्लड जहां से आया था वापस उसकी साइड पर अगर बैक फ्लश करे तो इसे रीगर्जिटेशन कहा जाता है। रीगर्जिटेशन, तो रीगर्जिटेशन को ये कौन से वाल्व्स प्रिवेंट कर रहे हैं? विच आर प्रेजेंट इन द वेन्स। तो इस तरह आप देखिए कि जब ये दोनों एट्रिया ब्लड से फिल हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनका ब्लड इनके वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाएगा थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। उस वक्त भी ये एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स खुले हुए हैं। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज कब होंगे? जब ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो ब्लड अंदर आ चुका होता है वो राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी ट्रंक की जानिब और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा की जानिब
ये ब्लड मूव करने लगता है। जैसे ही ब्लड मूव करने लगता है तो कुछ ब्लड ये वापस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की जाने भी बढ़ेगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये कुछ ब्लड ये वापस एट्रिया की जानिब जाने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के जो फ्लैप्स हैं उनकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, लिहाजा नीचे से ब्लड जब वापस ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये फ्लैप्स इस तरह से एक साउंड के साथ क्लोज हो जाते हैं, जिसको कहते हैं लब साउंड। दिस इज फर्स्ट हार्ट बीट साउंड। ठीक है, हार्ट बीट में दो तरह के साउंड यहां पर आपको नजर आएंगे, तो उसमें एक साउंड कहलाता है फर्स्ट हार्ट बीट साउंड। दिस साउंड इज कॉल्ड लब साउंड। ठीक है, फर्स्ट जो साउंड है, फर्स्ट हार्ट बीट साउंड, दिस इज कॉल्ड लब साउंड, LUBB। और जो सेकंड साउंड होगा, अब आपने नोट करना है कि वो कब अपीयर होता है, दिस इज कॉल्ड डप साउंड। ठीक है, लब डप, लब डप, इस तरह से आवाजें आती हैं। तो लब साउंड कब अपीयर होता है, व्हेन वेंट्रिकल्स परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में अब आप देखो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज हो गए, इस वजह से यहां पर ये साउंड जनरेट हुआ था। और अब ब्लड कहां चला गया, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो यहां से राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, और उसके बाद फिर ये लंग्स की तरफ चला जा रहा है। और जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा, और अयोर्टा के जरिए पूरी बॉडी को ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सही हो गया। तो जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उस वक्त एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से क्लोज हो गए, बट उस वक्त आप देखिए कि ये जो आपको सेमिलूनर वाल्व्स अभी बताए थे एट द बेस ऑफ द अयोर्टा एज वेल एज एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, ये सेमिलूनर वाल्व उस वक्त ओपन होते हैं जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ब्लड यहां से निकलकर इनके रास्तों में चला जाता है, यानी अयोर्टा में चला जाएगा और फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ये नेक्स्ट फेज में रिलैक्स करेंगे वेंट्रिकल्स, तो रिलैक्सेशन के दौरान एक सक्शन क्रिएट होगी, तो ड्यू टू दैट सक्शन ब्लड वापस जब अंदर आने की कोशिश करता है तो ये वेल्व्स जो एट द बेस ऑफ अयोर्टा और एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक मौजूद हैं, ये वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं और इनके क्लोज होने से ये दूसरा हार्ट बीट साउंड जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड डप साउंड। तो आपने ये फर्स्ट हार्ट बीट साउंड का ओरिजिन याद रखना है। दिस फर्स्ट हार्ट बीट साउंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कोलिजन ऑफ विच वेल्व्स, या उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन और भी दिए जा सकते हैं। तो कोलिजन ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की वजह से फर्स्ट हार्ट बीट साउंड जनरेट हुआ, जबकि कोलिजन ऑफ द फ्लैप्स ऑफ सेमिलूनर वाल्व एट द बेस ऑफ अयोर्टा एंड एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक, सेकंड हार्ट बीट साउंड इज जनरेटेड नोन एज डप साउंड। ठीक है, तो ये इस तरह से हो रहा है। अच्छा, जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ एट्रिया के अंदर उस वक्त प्रेशर हाई हो जाएगा। डेफिनेटली जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर इसके अंदर बढ़ जाएगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स करते हैं तो उस वक्त प्रेशर कम हो चुका होता है। सिमिलरली जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो अब आपने इस क्वेश्चन को देखना है जो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि द ग्राफ शोज द प्रेशर चेंजेस इन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हाइल द हार्ट इज बीटिंग। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर है ना उसको यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे देखो इसने की दी आपको कि ये जो डॉटेड लाइन होगी लेफ्ट एट्रियम के लिए है और कंटिन्यूस लाइन लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए। तो आप देखिए यहाँ पर पॉइंट्स बना के दिए हैं। व्हाट डज When does the atrioventricular valve यानी bicuspid valve close? यहाँ पर दो तरह के atrioventricular valves है ना, तो इसने कौन से वाले का पूछा, bicuspid। और ये आप याद कीजिए कौन से टाइप का, ये कौन सी जगह पर ये पाया जाता है। दिस इज एक्चुअली फाउंड एट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है बेसिकली, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जिसको bicuspid valve का है। तो when does the bicuspid valve close? याद रखो जब ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होगा तो एट द सेम टाइम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व विल आल्सो बी क्लोज्ड।
ठीक है, ये ऐसा ना हो कि आप उसको किसी और वक्त में क्लोज अज्यूम कर रहे हो, इसको किसी और, ऐसा नहीं है, ये दोनों वेल्व्स एक साथ क्लोज होते हैं। इसीलिए वो जो फर्स्ट हार्ट बीट साउंड था लब, वो एक दफ़ा आता है, वरना अगर ये आगे पीछे क्लोज हो रहे हो तो वो लब लब, और फिर इस तरह से सेकंड भी वो आगे पीछे क्लोज हो रहे हो तो डप डप यूँ आवाज़ें आएंगी। तो ऐसा नहीं हो रहा होता। एक हार्ट बीट साउंड लब साउंड वो लेफ्ट और राइट दोनों एवी वेल्व की क्लोजिंग से अराइज होते हैं। और इसी तरह से जो दूसरे आपको बताए थे सेमिलूनर वेल्व्स, वो कब क्लोज होंगे? जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी डी, इनमें से हमने चूज करना है कि बाइकस्पिड वेल्व यानी लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कब क्लोज होता है। आप अगर ये इमेजिन करें ए वाले पॉइंट पर, यहाँ पर ना सिर्फ लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर हाई हो रहा है बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर भी हाई हो रहा है। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी होगी हार्ट की। ये दरअसल जब एट्रिया ब्लड से फिल हो जाते हैं ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दोनों एट्रिया। तो ये ए वाले पॉइंट पर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दिखाई गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर क्या दिखाया है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मरहला आता है। तो ये जो बी पॉइंट है ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब परफॉर्म होगी ना तो ऐसी सूरत में वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ऑलरेडी ब्लड होता है और ख़ासतौर पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत विगोरसली कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से इसके अंदर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो इस कंटिन्यूस लाइन के जरिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ही शो किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये जो डॉटेड लाइन है ये लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। अब देखो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस वक्त इसमें तो प्रेशर हाई होगा, लेकिन जो एट्रिया होते हैं ना उनका प्रेशर उस वक्त वो नीचे जा रहा होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखो एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं और जबकि वेंट्रिकल उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त एट्रिया का प्रेशर, ब्लड चूंकि निकल कर वेंट्रिकल में जा चुका था, इस वजह से एट्रिया का प्रेशर खत्म हो चुका है। तो एट्रिया अब देखो ये अपना प्रेशर लूज करते हुए, इधर आपको इनका ग्राफ नजर आ रहा है, और वेंट्रिकल का प्रेशर यूं बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। और अभी मैंने आपसे ये कहा था कि जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से ही दरअसल एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं। लिहाजा जब ये पूछा जाए कि भाई व्हेन द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व आर क्लोज्ड, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आर क्लोज्ड at the beginning of the ventricular contraction, or ventricular contraction is shown in this diagram at B position. So the right answer must be B in this case. ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने इसको कंसिडर करना है। अब देखो हार्ट के साथ जो ब्लड वेसल्स एसोसिएटेड है वो कौन कौन सी हैं। हार्ट के साथ सिर्फ आर्टरीज अटैच नहीं होती और ना ही सिर्फ वेन्स अटैच होती, बल्कि दोनों आर्टरीज और वेन्स में अभी आगे चलकर हम डिटेल के साथ कवर करते हैं फ़र्क क्या होता है। आर्टरीज में जो सबसे बड़ी आर्टरी है अयोर्टा, तो ये अयोर्टा आपको यहाँ पर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। अयोर्टा एक लार्ज आर्टरी है और हार्ट से निकलने के बाद अयोर्टा ये लेफ्ट साइड पर आपको एक आर्च बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि अयोर्टा है। फिर पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक आप देखिए कि ये दरअसल ये भी बड़ी आर्टरी है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल और फिर ये अराइज होने के फौरन बाद डिवाइड करती है इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी सॉरी। ठीक है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ये फिर डिवाइड कर जाती है और फिर ये पल्मोनरी आर्टरीज दोनों ये फर्दर दो दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती हैं। ठीक है, तो आपने ये अयोर्टा के साथ पल्मोनरी ट्रंक को याद रखना है। और फिर ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक एक और ट्रंक है यहाँ पर। देखो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक क्या होगा, ये जो अयोर्टा आप देख रहे हैं ना ये इस तरह से जैसे ही हार्ट से बाहर निकलता है तो एक आर्च फॉर्म करता है। अच्छा, आर्च बनाने से पहले ही यहाँ से एक और वेसल ओरिजिनेट होगी, इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की अपनी वॉल को भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है,
तो हार्ट के लिए देखो किस कदर बेबसी का मुकाम है कि हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड मौजूद होता है, लेकिन उस ब्लड में से हार्ट बेचारा कुछ भी नहीं ले सकता। हार्ट को जो सप्लाई आएगी वो अलग से आएगी और वो अयोर्टा के थ्रू आएगी। तो अयोर्टा से एक खास आर्टरी निकलती है, इसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये नाम आपने याद रखना, कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट से जैसे ही aorta बाहर निकलता है तो फ्रॉम द बेस ऑफ द aorta दिस आर्टरी ओरिजिनेट्स एंड इट सप्लाइज टू द वॉल ऑफ द हार्ट। उसके बाद फिर ये जैसे ही aorta एक आर्च फॉर्म करता है लेफ्ट साइड पर, तो इसके ऊपर से 3 आपको ब्रांचेस निकलती हुई नजर आ रही हैं। वन ऑफ देम इज ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, दिस वन इज ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। तो ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक इस आर्टरी को कहा जाता है। दिस ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, क्योंकि ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक यहाँ से निकलकर जब ये ऊपर आता है नेक रीजन में, तो नेक रीजन में ये डिवाइड कर जाता है इनटू 2 ब्रांचेस। तो उनमें से एक ब्रांच कहलाती है राइट कैरोटिड। ये राइट कैरोटिड आर्टरी है, राइट कैरोटिड आर्टरी। और जबकि दूसरी कहलाती है राइट सबक्लेवियन, दिस इज राइट सबक्लेवियन। ये जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हार्ट के साथ एसोसिएटेड हैं या फिर बॉडी में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मेजर वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही हैं या कलेक्ट कर रही हैं, इनको थोड़ा बहुत माइंड में रखना चाहिए। तो ये आपने ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक देखा, नीचे था ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, दिस इज एक्चुअली ब्रैकियोसेफेलिक। ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है और इस ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकली। वन ऑफ देम इज राइट कैरोटिड जो कि ऊपर हेड के अंदर चली जाएगी, और दूसरी है राइट सबक्लेवियन जो कि आर्म के अंदर चली जाएगी। और इसी राइट सबक्लेवियन में से फिर आगे रेडियल आर्टरी निकलती है जिसमें से हम ब्लड प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो राइट सबक्लेवियन से वो रेडियल आर्टरी ओरिजिनेट होगी। अच्छा, तो ये आपने ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक देखा, ये आपको मैंने बताया कि एक ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है, दूसरा लेफ्ट कैरोटिड यहाँ से ओरिजिनेट होगी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी भी यहाँ से ओरिजिनेट होगी। देखिए ये जो आपको नजर आ रही है ना, दिस इज एक्चुअली लेफ्ट सबक्लेवियन। और इसके अलावा आपको ये जो नजर आ रहा है दिस इज ऑल्सो लेफ्ट, तो ये लेफ्ट कैरोटिड है, लेफ्ट कैरोटिड। तो राइट कैरोटिड ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से ओरिजिनेट होगी थी, लेफ्ट कैरोटिड ये डायरेक्टली एयोर्टा से ओरिजिनेट होगी। तो आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी ओरिजिनेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द एयोर्टा एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द एयोर्टा। तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक इज द ब्रांच ऑफ द एयोर्टा, वहां से ये राइट कैरोटिड आर्टरी ओरिजिनेट हो रही है, और जबकि लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी ओरिजिनेट्स डायरेक्टली फ्रॉम द एयोर्टा एट द आर्च, जहां पर एयोर्टिक आर्च बन रही है वहां से ये निकल रही है। और इसके अलावा आपको लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी भी यहाँ पे बताई जो कि लेफ्ट आर्म के अंदर सप्लाई करेगी ब्लड को। वो जो राइट सबक्लेवियन थी वो राइट आर्म को सप्लाई कर रही होती है, और इस तरह लेफ्ट सबक्लेवियन लेफ्ट आर्म को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये जितनी भी आर्टरीज हार्ट के साथ एसोसिएटेड हैं उनको देख लिया। फिर वेन्स में 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ये आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रॉम लंग्स 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर कमिंग, और ये ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट कर रही है ये दोनों वेन्स। ठीक है, और इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्या है कि सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ये इस जगह पे आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज द सुपीरियर वेना केवा जो कि हार्ट के राइट एट्रियम के साथ कनेक्टेड है। तो जितना भी अपर बॉडी रीजन से ब्लड आ रहा होगा वो सारे का सारा इस राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। तो एट द सेम टाइम ये लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेफ्ट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है, दोनों एट्रिया एक साथ ब्लड को कलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंफीरियर वेना केवा और कार्डियक वेन ये भी आकर यहाँ पर कनेक्ट होती हैं। तो इंफीरियर वेना केवा तो ये रहा, ये लोअर बॉडी रीजन से ब्लड को यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है, और जबकि एक जो ब्लड वेसल है वो कार्डियक वेन भी कहलाती है, वो भी डायरेक्टली इसी राइट एट्रियम के अंदर ओपन होगी। तो कार्डियक वेन असल में कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है?
कार्डियक वेन जितना भी ब्लड सप्लाई हुआ था ना कोरोनरी आर्टरी के जरिए, तो वो ब्लड सारे का सारा आफ्टर डीऑक्सीजनेशन, जब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, हार्ट के सेल्स ऑक्सीजन ले लेते हैं और न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो वो ब्लड अब यहाँ से हार्ट की वॉल से वो वापस जब हार्ट के चैम्बर के अंदर दाखिल होगा तो वो राइट चैम्बर में दाखिल होगा, और किसके थ्रू दाखिल होगा? कैरोटिड कार्डियक वेन के जरिए। तो कार्डियक वेन भी इसके साथ यहां पर कनेक्टेड है। तो ये इस तरह से हमने ब्लड वेसल्स जो हार्ट के साथ अटैच हैं उनको नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा आपने ना यहाँ पर कुछ और मेजर आर्टरीज के बारे में भी याद रखना है। मिसाल के तौर पर जैसे हिपैटिक आर्टरी, तो हिपैटिक आर्टरी ये कहाँ सप्लाई करती है? हिपैटिक आर्टरी के अलावा आपको फैमिलियर होना चाहिए रीनल आर्टरी के साथ, रीनल आर्टरी। फिर आपको मेसेंट्रिक आर्टरीज के साथ फैमिलियर होना चाहिए, मेसेंट्रिक आर्टरीज। ठीक है, तो इस तरह से ये हिपैटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है? लिवर को। रीनल आर्टरी सप्लाइज द किडनी, और जबकि ये जो मेसेंट्रिक आर्टरीज हैं दे सप्लाई टू द गट, ये गट को सप्लाई कर रहे हैं। अगरचे गट के डिफरेंट रीजन्स के साथ डिफरेंट आर्टरीज अटैच हैं। मेसेंट्रिक में भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, और फिर इसी तरह से स्टमक को प्रोवाइड करने के लिए अलग से गैस्ट्रिक आर्टरी मौजूद है, गैस्ट्रिक आर्टरी। और ना सिर्फ ये गैस्ट्रिक आर्टरी बल्कि इसके साथ साथ आप देखिए कि अयोर्टा जब बिल्कुल लोअर एब्डोमिनल रीजन में आ जाता है, तो इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन aorta bifurcates into 2 branches. One of them is called left iliac artery. इन 2 ब्रांचेस को कहते हैं iliac arteries. तो इनमें से देखो एक लेफ्ट साइड वाली iliac artery और दूसरी राइट साइड वाली iliac artery है. तो iliac arteries originate from the inferior vena cava at the bottom of the abdominal cavity. ये जो इलियक वेन्स होती हैं दोनों इलियक आर्टरीज दोनों लेग्स के अंदर दाखिल हो जाती हैं और दोनों ये लेग के अंदर जाकर मजीद डिवाइड करती हैं इनटू शियाटिक एंड फीमोरल आर्टरीज. इनमें से एक शियाटिक बन जाती है और एक फीमोरल. आउटर वन लेटरल साइड वाली ये शियाटिक आर्टरी है और जो इनर साइड पर होगी मीडियल साइड पर उसे कहा जाएगा फीमोरल आर्टरी, उसे कहा जाएगा फीमोरल आर्टरी. तो इस तरह से ये ब्लड नीचे और बिल्कुल इन्हीं के पैरेलल वेन्स भी हैं. यही जो नाम हमने यूज किए थे ये वेन्स के होंगे. तो वेन्स नीचे से बनती हुई आ रही हैं और फिर ये इंफीरियर वेना केवा और ऊपर से जो वेन्स हैं वो सुपीरियर वेना केवा. लेकिन यहाँ पर एक बात के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है. यहाँ पर एक वेसल ऐसी है जो गट से ब्लड को लिवर तक पहुंचाती है, उसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन. तो आप ये हिपैटिक पोर्टल वेन को अच्छी तरह से याद रख लें. Hepatic portal vein. So hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver और hepatic portal vein में deoxygenated blood मौजूद होगा. ठीक है, तो इस तरह से आप देखो लिवर एक ऐसा रीजन बन गया जो कि 2 तरफ से ब्लड रिसीव कर रहा है. देखो सपोज करो कि ये लिवर है, सपोज दिस इज लिवर. तो लिवर को 2 तरफ से कहां से ब्लड सप्लाई हो रहा है? एक तरफ से तो आपको अभी मैंने बताया कि लिवर टेक्स ब्लड फ्रॉम हिपैटिक आर्टरी फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा. तो इंफीरियर वेना केवा नहीं, फ्रॉम द अयोर्टा. अयोर्टा से हिपैटिक आर्टरी ओरिजिनेट होगी जो कि लिवर को ब्लड सप्लाई करती है. तो एक तो नाम हम यहाँ पर ये हिपैटिक आर्टरी का लिख सकते हैं और सेकंड कौन सी है जो लिवर को सप्लाई करी? वो है गट से ओरिजिनेट होने वाली तमाम वेन्स मिलकर बनाती हैं हिपैटिक पोर्टल वेन. हिपैटिक पोर्टल वेन. तो हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए ब्लड आ जाएगा लिवर में. तो ये 2 तरफ से लिवर ब्लड रिसीव करता है लेकिन आगे सिर्फ इसमें से एक वेसल, मेजर वेसल ओरिजिनेट होगी जो ब्लड को आगे पहुंचाएगी. कहां पर? इंफीरियर वेना केवा में. दिस वेसल इज कॉल्ड हिपैटिक वेन. ये दरअसल हिपैटिक वेन होगी. तो आपने बच्चों ये केयरफुल रहना, हिपैटिक आर्टरी का क्या रोल है, हिपैटिक वेन का क्या रोल है. और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो 2 साइड से ब्लड रिसीव करता है लेकिन आगे एक साइड पर भेज रहा है. तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए.
अच्छा, तो अब आप देखिए कि ये जो आपको डिफरेंट टाइप की आर्टरीज मैं बताई हैं उनकी लोकेशन आपको यहाँ पे डायग्राम में वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये जैसे ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक आपको नज़र आ रहा है। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक मैंने बताया कि ये ऊपर जाके नेक रीजन में डिवाइड कर जाएगा इनटू 2 ब्रांचेस। तो इसकी वो जो 2 ब्रांचेस बनेगी उनमें से एक ब्रांच को क्या कहा जाएगा और दूसरी को क्या कहा जाएगा। तो एक ब्रांच कहलाएगी, दिस ब्रांच इज कॉल्ड राइट कैरोटिड और दूसरी ब्रांच को राइट सबक्लेवियन। अच्छा, तो इसी तरह से आप देख रहे हैं फिर ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड या लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और फिर ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये डायरेक्टली एओर्टा से ओरिजिनेट हो रहे हैं। 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर देखो ये कोरोनरी आर्टरी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और फिर ये जो पल्मोनरी ट्रंक है ये ओरिजिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी जो ब्लड वेसल्स अभी हमने डिस्कस की वो यहाँ डायग्राम में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। आपने डायग्राम को भी याद रखना है। बाज़ का डायग्राम में लेबलिंग के बारे में पूछा जाता है और इसके क्वेश्चंस भी बने होते हैं, तो इस हवाले से भी आपने केयरफुल रहना है। अच्छा, अब ज़रा हम देखते हैं कि हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है। हार्ट बेसिकली हमारा डबल पंप है। डबल पंप हार्ट को हम क्या कहेंगे, डबल पंप, या फिर इसको डबल सर्कुलेटरी हार्ट भी कहा जाता है। डबल सर्कुलेटरी हार्ट। डबल सर्कुलेटरी हार्ट का मतलब क्या होगा और इसी तरह से डबल पंप का मतलब क्या होगा, ये दोनों टर्म्स हम ह्यूमन हार्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो इनका मतलब यह है कि दरअसल हार्ट 2 सर्कुलेशंस को कंट्रोल कर रहा है, या यूं समझ लें कि ये सर्कुलेशंस को 2 सर्किट्स में परफॉर्म करवा रहा है। वो 2 सर्किट क्या है? देखो, सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट का मतलब है कोई क्लोज पाथ। एक क्लोज पाथ को सर्किट कहा जाता है, एक क्लोज पाथ। तो यहां पर देखिए एक आपको जो सर्किट बनता हुआ नजर आ रहा है वो आप देख रहे हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ और कलेक्ट होने के बाद ये चला गया लंग्स को। अच्छा, और दूसरी तरफ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कलेक्ट हुआ है ये यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 2 सर्किट कौन से बन रहे हैं। एक सर्किट तो ये बन रहा है बिटवीन हार्ट एंड द लंग्स। तो देखो ये हार्ट और लंग्स के दरमियान ये वाला जो सर्किट बन रहा है, दिस सर्किट, हार्ट और लंग्स के दरमियान, दिस सर्किट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्किट और इस सर्किट के अंदर मौजूद सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाएगा। दूसरी तरफ जो सर्किट बन रहा है वो ये है, ये यहां से ब्लड निकला ऐसे गया और इधर से वापस यूं इधर आ गया, लेकिन यहां से जो ब्लड निकल रहा है वो इधर जा रहा है और फिर ये वापस इधर आ रहा है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो दूसरा सर्किट बन रहा है इसको कहते हैं सिस्टमिक सर्किट, क्योंकि इसके अंदर ये अपर बॉडी रीजन को भी ब्लड सप्लाई हो रहा है और लोअर बॉडी रीजन को भी ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअली आवर हार्ट इज अ डबल सर्किट हार्ट, ये डबल पंप के तौर पर एक्ट कर रहा है और ये 2 सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज एक्चुअली द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम heart to the lungs and the collection of oxygenated blood from the lungs back to the heart। तो आपने या तो ये डेफिनेशन याद रखनी है या फिर इसको सिंपली यूं कहा जा सकता है कि the circulation of blood between heart and the body tissues is called systemic circulation और pulmonary circulation को क्या कहा जाएगा, the circulation between heart and lungs is called pulmonary circulation। जी, तो ये 2 तरह की जो सर्कुलेशन मैंने आपको बताई है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसके अंदर कौन कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी ट्रंक इंक्लूडेड है और पल्मोनरी ट्रंक के बाद फिर आगे जो 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है। और ये आपको ब्लू कलर से इस वजह से शो किया है कि ये दरअसल
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं टू द लंग्स, और उसके बाद फिर लंग्स से जब वापस ब्लड आता है हार्ट के अंदर तो पल्मोनरी वेन्स उनको लेकर आती हैं, जिसमें लेफ्ट एंड राइट पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स हैं और इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि भाई पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सा ब्लड इंक्लूडेड है, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड, तो दोनों ब्लड ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रहे होते हैं। पहले देखो लंग्स की तरफ जब ब्लड जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, लंग्स से वापस आएगा तो ऑक्सीजनेटेड होगा। बिल्कुल इसी तरह से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनके नाम भी बिल्कुल पता हो, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि वेना केवा का प्लूरल है, उसमें सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये दोनों दरअसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेकर आ रहे होते हैं हार्ट के अंदर फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और जबकि अयोर्टा और अयोर्टा से निकलने वाली कोरोनरी आर्टरी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक के लेफ्ट कैरोटिड है, लेफ्ट सबक्लेवियन है, और इसके अलावा और दीगर मैंने कई एक नाम अभी आपको गिनवाए थे। तो ये सब को आपने याद रखना है, ये सब के सब सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है। तो यूं आपने सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होने वाली वेसल्स के नाम याद रखने। यहां पर यूं सवाल बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर इन्वॉल्व इन पल्मोनरी सर्कुलेशन या विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर इन्वॉल्व इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपको अगर ये नाम याद होंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कर सकेंगे। अब देखो यहां पर एक और डायग्राम में इसी पैसेज को शो किया हुआ है। देखो हार्ट से ब्लड जब निकलता है, सपोज ये आप हार्ट देख रहे हैं, यहां से ब्लड निकला तो अयोर्टा के जरिए निकला और ये पल्मोनरी ट्रंक के जरिए निकला है। और ये देखो अयोर्टा उसको कहां लेकर जा रहा है, तो यहां पर जैसे हम शो करते हैं ये लेफ्ट एट्रियम और फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर ये अयोर्टा। तो अयोर्टा से जो ब्लड निकल रहा है वो अयोर्टिक सेमिलुनर वेल्व को क्रॉस करता हुआ डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू बॉडी टिश्यूज को सप्लाई हो गया, और बॉडी टिश्यूज से ये वापस दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा ड्रेन करेगा इसको राइट एट्रियम में। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हुआ था, अयोर्टा ने चूंकि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया, उसमें देखो अपर बॉडी रीजन के अंदर भी ब्लड सप्लाई हुआ और वहाँ से वापस बैक हो रहा है। इवन लोअर बॉडी रीजन के अंदर भी ब्लड सप्लाई हुआ और वहाँ से फिर वापस बैक होगा। तो अब देखो ये जो वापस बैक हुआ है ब्लड सुपीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम में, तो दूसरी तरफ इंफीरियर वेना केवा के जरिए ये भी राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व के जरिए, फिर आप देखो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज से फिर आप देखें लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर दोबारा से ये पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी वेन्स से फिर ये लेफ्ट। तो ये वाली जो बीच में सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो इस तरह से आपको यहाँ इस फ्लो डायग्राम के जरिए ये जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसका पाथ शो किया जा रहा है। आपने यहाँ पर ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ना डिफरेंट ऑर्गन्स का ब्लड की सर्कुलेशन के दौरान, इसको जरूर याद करना है, याद रखना है इसको कि किस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता हुआ जा रहा है। यहाँ से कई एक एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। अच्छा, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में अभी मेजर डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया था, लेकिन इसके अलावा और भी कई पॉइंट्स हैं जिनको हम रेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट क्या पंप कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज एज वेल एज द सिस्टम। और फिर हार्ट कलेक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, जबकि यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड कलेक्ट होता है दैट इज एक्चुअली डीऑक्सीजनेटेड। फिर देखो तीसरा कि दिस इज यूजुअली सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड द लंग्स, बट दिस इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड द बॉडी सिस्टम। तो यूं आप ये डिफरेंस याद रखेंगे। इन डिफरेंस के पॉइंट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पल्मोनरी सर्कुलेशन या ट्रू अबाउट सिस्टमिक सर्कुलेशन, और यही वाले ऑप्शंस यहां से यूज किए जा सकते हैं। अब इस हवाले से देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विच ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड इनटू द लिवर। अभी मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि लिवर के अंदर जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके जरिए होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए होगा या हेपेटिक वेन के जरिए होगा। अब देखो हेपेटिक वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन इन दोनों में फर्क है। ऐसा ना हो कि आप ये दोनों को पिक कर लें, गलती हो जाएगी। हेपेटिक वेन वो है जो लिवर से ये क्या करती है, इट ट्रांसपोर्ट्स द ब्लड ऑफ द लिवर
टू द इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो ब्लड को वापस रिटर्न करना होता है ना, वो दरअसल हेपेटिक वेन करती है। बट हेपेटिक पोर्टल वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो गट है उसकी इंटेस्टाइनल रीजन से, इंटेस्टाइन से इंफीरियर लिवर के अंदर, इंफीरियर नहीं लिवर के अंदर जो ब्लड की सप्लाई होगी इंटेस्टाइन से लिवर के अंदर, वो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए होगी। इसका मतलब है कि लिवर ट्रांसपोर्ट ब्लड इनटू द लिवर, कौन सी ब्लड वेसल इसमें इन्वॉल्व हो रही है? हेपेटिक पोर्टल वेन। तो राइट आंसर यहां पर ये हेपेटिक पोर्टल वेन होगा। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन देखिए कि विच ऑर्गन रिसीव्स ब्लड फ्रॉम टू मेजर वेसल्स एंड ऑल ऑफ दिस ब्लड लीव्स इन अ सिंगल मेजर वेसल। अभी देखो यहां पर यही जिक्र हो रहा था कि लिवर जो होता है ना, वो दो मुख्तलिफ वेसल्स के जरिए ब्लड कलेक्ट करते हैं। लिवर को कौन कौन सी ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रही होती हैं? सपोज ये लिवर है, ठीक है, और लिवर को एक तो ब्लड सप्लाई हो रहा है, अभी आपने जैसे हेपेटिक पोर्टल वेन देखी, हेपेटिक पोर्टल वेन, तो एक तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन है, हेपेटिक पोर्टल वेन, ये ब्लड सप्लाई कर रही है लिवर को, और दूसरी तरफ ब्लड सप्लाई हो रहा है टू द हेपेटिक आर्टरी, बाय द हेपेटिक आर्टरी। देखो अयोर्टा से एक आर्टरी निकलती है, उसको कहते हैं हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, और ये दो तरफ से ब्लड कलेक्ट हो गया लिवर को। अब वापस लिवर से ब्लड जो निकल के जाएगा वो किसके जरिए जाएगा? यहां पर एक और वेसल मौजूद है, इसे कहते हैं हेपेटिक वेन। अभी जो पिछले क्वेश्चन में जिक्र हुआ था हेपेटिक वेन, दरअसल वो ये ब्लड वेसल है। तो देखो लिवर एक्चुअली कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या बॉडी रीजन्स एंड देन इट ट्रांसपोर्ट्स इट्स ब्लड टू वन डायरेक्शन। तो यहां पर क्या आना चाहिए कि विच ऑर्गन रिसीव्स ब्लड फ्रॉम टू मेजर वेसल्स एंड ऑल ऑफ दिस ब्लड लीव्स इट इन अ सिंगल ब्लड वेसल। तो हार्ट नहीं हो सकता, किडनी नहीं हो सकते, लिवर यहां पर होगा करेक्ट आंसर, लंग्स भी नहीं हो सकते। तो राइट आंसर इज द लिवर। फिर एक और क्वेश्चन देखिए कि विच चैम्बर ऑफ द हार्ट वुड बी द फर्स्ट टू रिसीव निकोटीन एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड इन द लंग्स ऑफ अ सिगरेट स्मोकर। अब आप जरा सोचिए कि जो सिगरेट स्मोकर है, जब वो स्मोक करता है तो स्मोकिंग के दौरान निकोटीन उस स्मोक में से फौरन क्विकली डिसॉल्व होता है ब्लड के अंदर, लेकिन वो कौन से ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है? वो उसके लंग्स के ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो दरअसल वो ब्लड था जो बॉडी रीजन से हार्ट में और हार्ट से फिर लंग में आया है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था और उसकी ऑक्सीजनेशन हो रही है, और ऑक्सीजनेशन के दौरान उसके अंदर निकोटीन भी ऐड हो गया ये स्मोकर के अंदर। अब वो निकोटीन कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड अब हार्ट के अंदर जब वापस जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो सीधी सी बात है कि लंग से निकलकर ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाना चाहिए? लेफ्ट एट्रियम वुड बी द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अच्छा, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन देखिए कि विच सीक्वेंस शोज द शॉर्टेस्ट रूट टेकन बाय ब्लड ट्रेवलिंग फ्रॉम अ लेग टू एन आर्म इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो लेग से निकलकर ब्लड हमारे आर्म के अंदर आए तो शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा? तो देखो लेग से जो ब्लड आ रहा होगा वो इंफीरियर वेना केवा के जरिए आ रहा होगा, और इंफीरियर वेना केवा उस ब्लड को हार्ट के अंदर कलेक्ट करेगा, तो हार्ट से वो ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड था जब लेग से आया। तो फिर उसके बाद जब ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में चला गया तो लंग्स से वापस फिर वो हार्ट में आएगा, डायरेक्टली आर्म के अंदर नहीं जाएगा, तो हार्ट से फिर उसको आर्म के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। देखो ये लेग से हार्ट में पहुंचाने के लिए इधर आएगा इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा इन्वॉल्व है। फिर हार्ट से लंग में पहुंचाने के लिए आपने देखा था पल्मोनरी आर्टरीज इन्वॉल्व हैं, और फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में पहुंचाने के लिए पल्मोनरी वेन्स मौजूद हैं, और पल्मोनरी वेन से फिर आर्म के अंदर पहुंचाने के लिए सब क्लेवियन आर्टरीज मौजूद हैं हार्ट से आर्म के अंदर
सब क्लेवियन आर्टरीज यहां पर इन्वॉल्व होंगी। तो इस तरह से राइट ऑप्शन आपको ये ए ही नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वहां पे आपको गड़बड़ दिखाई दे रही है। यहां पर लेग से हार्ट, हार्ट से लंग्स, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन लंग से दोबारा किडनी को जा रहा है ब्लड, ऐसा मुमकिन नहीं है। या फिर यूं लेग से किडनी को डायरेक्ट ले जाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि ए ऑप्शन इस केस में बिल्कुल दुरुस्त है, और उसमें आपने ये डिफरेंट जो वेसल्स इन्वॉल्व हुई हैं इनके भी नाम याद रखें, इनका सीक्वेंस भी याद रखें। फिर एक और क्वेश्चन देखिए कि 2 hours आफ्टर ईटिंग अ मील विच वेसल कंटेन ब्लड विद हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। जब आपको खाना खाए हुए 2 घंटे गुजर चुके होंगे तो आपका खाना जाहिर है कि डाइजेस्ट हो चुका होगा और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब भी हो गई होंगी। तो अगर आपने खाना खाया और उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट था तो वो ग्लूकोज में टूट चुका है और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। अब ग्लूकोज जब एब्जॉर्ब होता है तो ग्लूकोज डायरेक्टली आ जाता है ब्लड में हिपैटिक पोर्टल वेन के, तो हिपैटिक पोर्टल वेन उसको कैरी करती है लिवर में। अब यहां पर अगर ग्लूकोज के बजाय कोई लिपिड प्रोडक्ट्स की बात हो रही होती है ना, तो फिर हम हिपैटिक पोर्टल वेन की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो हिपैटिक पोर्टल वेन होगा। अगर यहां पर लिपिड होते तो फिर ऐसी सूरत में यहां पर जो पॉसिबल आंसर बन रहा था वो क्या बन रहा था कि ये लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन और सबक्लेवियन वेन से फिर ये सुपीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से फिर ये हार्ट के अंदर अयोर्टा। यानी ऐसी सूरत में आपने याद रखना है कि अगर यहां पर लिपिड के बारे में पूछा जाता तो आंसर ये अयोर्टा हो सकता था, लेकिन अब चूंकि पूछा गया है आपसे ग्लूकोज के मुतालिक तो राइट आंसर विद नो डाउट इज बी। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स अभी बनाए थे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ये बड़े ट्रिकी एमसीक्यूज हैं जो आसानी से हल नहीं हो रहे होते हैं, तो वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी हमने बिल्ड किए हैं वो सारे डेवलप हो जाएंगे और ज्यादा। आप देखिए कि ग्राफ शोज द प्रेशर चेंजेस इन द लेफ्ट एट्रियम एंड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग द हार्ट बीट। लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर है वो डॉटेड लाइन के साथ शो किया एज यूजुअल, जैसे अभी एक और क्वेश्चन में आपको दिखाया था, और ये जो कंटिन्यूअस लाइन है ये वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। तो जैसे मैंने अभी आपको शो किया था कि यहाँ पर पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होती है, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है दोनों के अंदर, एट्रियम के अंदर भी, और फिर उस वक्त जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर हाई होगा। लेकिन उसके बाद जब ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का वक्त आएगा तो उस वक्त वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। उस वक्त याद रखो कि जो एट्रिया होते हैं ना उनके अंदर उस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। तो अब सवाल क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ वेल्व्स इन द हार्ट एट द टाइम एक्स। स्टेट ऑफ हार्ट, स्टेट ऑफ द वेल्व आपसे पूछा गया। तो ये जो एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट जहां पर आप देखें वेंट्रिकुलर प्रेशर मैक्सिमम है, तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स तो क्लोज होंगे। तो ये देखो, ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो कि बाइकस्पिड वेल्व है, इट मस्ट बी क्लोज्ड जब ये पॉइंट हो, क्योंकि ये पॉइंट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसी सूरत में बाइकस्पिड वेल्व मस्ट बी क्लोज। एंड व्हाट अबाउट सेमील्यूनर वेल्व, तो सेमील्यूनर वेल्व ये क्लोज नहीं होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए, क्योंकि ब्लड निकलकर अयोर्टा के अंदर जाएगा। तो ऐसी सूरत में देखो, इसको ओपन और इसको क्लोज होना चाहिए। तो ये दो क्लोज वाले ऑप्शंस हैं, तो क्लोज वाले ऑप्शंस को हम पिक करेंगे, सी और डी को रिजेक्ट कर देंगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अब इन दोनों में से चूज करें, ए और बी में से कौन सा राइट आंसर है, तो मस्ट बी बी। ठीक है, बी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ये क्लोज होगा और ये ओपन। तो ये आंसर यहां से पिक किया जा सकता है। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए कि डायग्राम शोज द लिवर एंड इट्स ब्लड सप्लाई। ये लिवर है, ये एलिमेंट्री कैनाल यानी गट है, और दरमियान में कोई वेसल है जो एलिमेंट्री कैनाल का ब्लड लिवर में लेकर जा रही है। एंड नाउ आई थिंक इट वुड बी क्वाइट क्लियर कि एक्स क्या चीज है। तो एक्स मस्ट बी द हेपेटिक पोर्टल वेन विद नो डाउट। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी नहीं हो सकती, ये हिपैटिक वेन नहीं हो सकती, हिपैटिक पोर्टल वेन होगी है। तो आप ये बी या डी में से पिक कर सकते हैं। ए भी आंसर नहीं है, सी भी आंसर नहीं है, बी और डी में से कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों केसेस में हिपैटिक पोर्टल वेन गिवन है। बट अब आपने चूज करना है कि ये जो यहां पर डब्ल्यू है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू देखो, सब्सटेंस, यहां पर हम शो करें सब्सटेंस कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन।
देखो ये जो ब्लड है ना, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल को जब गया तो ऐसी सूरत में उस वक्त इसके अंदर मौजूद थी ऑक्सीजन, लेकिन जब एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा तो ऑक्सीजन लूज हो गई, और उसके बाद ये ब्लड जब इधर पहुंचा एक्स में तो अब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो चुका है। बट इस पॉइंट पर अभी ऑक्सीजन लूज नहीं हुई, तो इट मस्ट बी ऑक्सीजनेटेड। तो अब देखो राइट आंसर क्या होगा, बी और डी में से। यहां पर डी कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पर ऑक्सीजन, तो राइट आंसर मस्ट बी डी। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने ये आंसर पिक करना है। तो इस तरह बच्चों हम इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगरचे ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अभी जारी है, तो इसके जो बकाया कंटेंट्स होंगे यानी कार्डियक साइकिल और फिर उसका कंट्रोल, ये इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी कवर करते हैं। जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.